नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। कश्मीर से शुरू होकर पूर्व की तरफ जो हिमालय के ऊंचे शिखर बढ़ते हैं तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम के रास्ते सेवन सिस्टर्स तक को अपने आगोश में लपेट लेते हैं। 2400 किलोमीटर लंबे इस विशाल क्षेत्र में 10 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी आते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रचार की धूम मची है। देश के पहरेदार हिमालय के आंचल में फैले अनंत क्षेत्र में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। आबादी कम है, लेकिन आतंक और उग्रवाद से प्रभावित इस इलाके का सियासी असर बेहद ज्यादा है। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड देश में मिसाल बन चुका है। आम चुनाव में यूसीसी बड़ा मुद्दा है। वहीं चंद रोज पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में बड़ा सियासी खेल हो गया। राज्य में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस यहां पर हार गई। अपनों के बागी हो जाने से सुक्खू सरकार गिरने तक की नौबत आन खड़ी हुई थी और वहीं कई दशक बाद नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रवाद और विकास की नई सुबह उग रही है। इन तमाम बड़े मुद्दों के बल पर हिमालय की गोद में बसी 40 लोकसभा सीटों का फैसला होगा, जो किसी भी गठबंधन को दिल्ली दरबार में सत्ता की चाबी सौंपने के लिए बड़ी ताकत है। देश का पहरेदार, किसे मिलेगा हिमालय का आशीर्वाद। स्टेट टू यूटी 40 सीटें पलट देंगी बाजी। जिस ओर झुकेंगे पहाड़, उसे मिलेगा दिल्ली दरबार। आतंक और उग्रवाद, वोट की चोट से खौफ का नाश। उत्तर से पूर्व 2400 किलोमीटर लंबाई, सियासी जंग गहराई। तीन 370 खत्म, पहला चुनाव, जम्मू कश्मीर किसे देगा भाव। पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में सियासत गरमाई। यूसीसी का आगाज, उत्तराखंड में एक तरफा भगवा राज। कांग्रेस में बड़ी फूट, हिमाचल में बीजेपी मजबूत। पूर्वोत्तर में सभी ने लगाया दम, 24 में रोचक भिड़ंत। हिमालय
न केवल भारत की सरहद का ताकतवर पहरेदार है, बल्कि इसकी गोद से दिल्ली की सियासत के रास्ते भी निकलते हैं। हालांकि आजादी के बाद से ही कई पर्वतीय राज्यों में अलग अलग वजहों से अशांति छाई रही, और जहां ज्यादा अराजकता होती है वहां राजनीति की चालें भी उतनी ही टेढ़ी चली जाती हैं। लेकिन पिछले एक दशक में कश्मीर से लेकर सुदूर मिजोरम तक विकास और शांति की बड़ी पहल हुई है। देश के अन्य इलाके के मुकाबले पहाड़ी राज्यों के मतदाता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा एकजुट नजर आते हैं। हिमालय की 40 लोकसभा सीटें आने वाले चुनाव में निर्णायक असर कर सकती हैं। देश की सुरक्षा में सीना तानकर खड़े हिमालय की गोद में बसे राज्य देश की सियासत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हिमालय में 10 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इस विशाल क्षेत्र में लोकसभा की 40 सीटें हैं। हिमालय के राज्यों की सियासत का असर पूरे देश पर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 का प्रदर्शन बरकरार रखना चुनौती बना हुआ है, तो विपक्ष के लिए भी पहाड़ों की राह कांटों भरी नजर आती है। हिमालयी राज्यों में देश के बाकी हिस्से के मुकाबले लोकसभा सीटें भले ही कम हों, मगर इनका सियासी असर बेहद गहरा है। 2019 चुनाव में इस क्षेत्र की 40 में से 25 सीट पर भगवा लहराया था, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार भी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। इस बार बीजेपी अकेले दम पर 370 पार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। इस बड़े मकसद को हासिल करने में हिमालय राज्यों का जनादेश बेहद अहम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के लिए इस इलाके में कमजोर नस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कहने को मणिपुर में सिर्फ 2 संसदीय सीटें हैं, लेकिन लंबे अरसे से यहां छिड़ी हिंसा का राजनीतिक असर पूरे पूर्वोत्तर पर पड़ा है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की और असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पहाड़ों के अलग समाज और विशेष संस्कृतियों के बीच 10 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के प्रति लोगों में गहरा समर्पण है, तो राष्ट्रीय मसलों पर जनता सजग रहती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का फैसला करेगा, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने धारा 370 को खत्म करने का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में दोनों पार्टियां वोटरों को बीजेपी के खिलाफ मतदान के लिए उकसा रही हैं। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डीपीएपी इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। वहीं कांग्रेस न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू संभाग में भी अस्तित्व बचाने के लिए जंग लड़ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 5 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है, 2 बीजेपी के पास है। परिसीमन के बाद जम्मू और कश्मीर 2 पूर्ण सीट हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर अनंतनाग राजौरी सीट बनाई गई है। ये सीट सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि इस सीट में राजौरी पुंछ के हिंदू और पहाड़ी और गुज्जर वोट भी जुड़ गए हैं। पहाड़ी लोगों को आरक्षण देकर बीजेपी इन्हीं वोटरों के सहारे नैया पार लगाने में जुटी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA हटाने पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी धीरे धीरे केंद्रीय बलों से हटाकर पूरी तरह से पुलिस को सौंप दी जाएगी। केंद्र सरकार के हालिया बयान से जम्मू समेत कश्मीर घाटी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा और चुनाव में ये माहौल वोट के तौर पर सामने आ सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी ने उधम सिंह नगर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जितेंद्र सिंह जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जुगल किशोर को फिर जम्मू सीट से टिकट दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए लद्दाख की मांग भी पिछले अरसे में तेजी से बदली है। लद्दाख की एकमात्र सीट पर 2019 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कुछ स्थानीय मुद्दे बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के दिल में पूर्ण राज्य को लेकर उम्मीद की किरण जगी है। लद्दाख के बाशिंदे केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक तो पूर्ण राज्य की मांग पर एक पखवाड़े से अनशन पर बैठे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरने में जुटा है। हालांकि राष्ट्रवाद और चीन को लगातार आंख दिखाने की रणनीति के साथ बीजेपी विपक्ष के तेवर को कुंद करने में जुटी है।
हिमालय के आंचल में बसे उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले यूसीसी को लागू कर दिया। नतीजन प्रदेश का हिंदू वोट एकजुट हो गया। पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी का ग्राफ उत्तराखंड में और ऊपर चढ़ा है और वहीं हिमाचल प्रदेश से 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। हाल में राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की सुक्खू सरकार खुद संकट में आ गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहां पर पुरानी पेंशन बहाली और रोजगार गारंटी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर उत्तराखंड में बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की है। पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी का ग्राफ इस हिमालयी प्रदेश में कमजोर होता नहीं दिख रहा। हालांकि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम पक्ष भी एकजुट हुआ है। हल्द्वानी हिंसा ने दोनों पक्षों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। विपक्ष यूसीसी को लेकर लगातार विरोध करता रहा है। वहीं बीजेपी डबल इंजन सरकार के चलते आश्वस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं उत्तराखंड को दे चुके हैं। सिलक्यारा सुरंग कांड में सभी श्रमिकों के सकुशल वापसी कराकर सरकार ने चुनाव के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। 5 सीटों में से अल्मोड़ा सीट आरक्षित रखी गई है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग छिड़ी हुई है। उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। मोदी लहर में बीजेपी को 60.7% वोट मिले, जो वर्ष 2014 के मुकाबले 5% अधिक थे। 2019 में उत्तराखंड में पहले चरण में ही 11 अप्रैल को मतदान हो गया था। इस दौरान 57.09% मतदाताओं ने वोट डाला था। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों के महारथी तय हो चुके हैं। कांग्रेस का हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित करते ही राजनीतिक गलियारों में पसरा असमंजस भी खत्म हो गया है। जहां बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ मैदान में उतरी है, वहीं कांग्रेस, बसपा और यूकेडी ने बेरोजगारी, पलायन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समेत 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर हल्ला बोला है। लोकसभा चुनाव में हार जीत के साथ बीजेपी कांग्रेस के सामने मत प्रतिशत को बढ़ाने और सुधारने की भी चुनौती रहेगी। जहां बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को और अधिक बेहतर करने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस के पास बीते चुनाव के आंकड़ों को सुधारने का मौका है। वहीं पिछले चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी के लिए 2024 की चुनौती आसान नहीं रहने वाली। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। पुरानी पेंशन और रोजगार गारंटी समेत महिलाओं के मुद्दे पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीत सत्ता में लौटी कांग्रेस ने बीजेपी के सामने नई चुनौती रख दी है। हालांकि हाल में हुआ राज्यसभा चुनाव बीजेपी की ताकत का एहसास करा गया। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में थे। पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और बीजेपी अपने प्रत्याशी हर्ष महाजन को जिताने में कामयाब रही। इस बीच कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी और मजबूत हुई है। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद यहां की सियासत काफी गर्मा गई है। दरअसल इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अभी भी ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रतिभा सिंह सांसद हैं। वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने हमीरपुर से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिमला से सांसद सुरेश कश्यप को भी दोबारा मौका मिला है, जबकि बीजेपी ने कांगड़ा सीट से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। सूबे में मंडी और हमीरपुर सीट काफी अहमियत रखती है। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मैदान में होने के कारण इस पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। बता दें कि हिमाचल की कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर सीट सामान्य वर्ग की है। वहीं शिमला सीट एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। हिमालय की गोद में बसे पूर्वोत्तर के 8 राज्य लंबे अरसे से उग्रवाद की साए में सांस लेते रहे, लेकिन पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान हिंसा में बड़ी गिरावट आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उग्रवादी समूहों से बातचीत के जरिए शांति के नए रास्ते निकाले गए। हालांकि मणिपुर में हिंसा का लंबा दौर चला तो विपक्ष को भी यहां से सियासी जमीन मिल गई। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी कांग्रेस के नहले पर दहला मारने की नीति अपनाए हुए है। बीजेपी ने मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, बल्कि सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देने का फैसला किया है।
पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम उग्रवाद के साए में लंबे अरसे तक सांस लेते रहे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट की हिंसा में काफी कमी आई। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने उग्रवादी संगठनों के साथ कई समझौते किए। हालांकि महीनों तक चली मणिपुर हिंसा से बीजेपी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है, तो विपक्ष को भी अपनी जमीन तलाशने का मौका मिला। बीजेपी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में उम्मीदवार न उतारकर सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन दे रही है। इन तीनों राज्यों की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2019 चुनाव में इन 8 राज्यों की 25 सीटों में से बीजेपी और सहयोगियों के खाते में 18 सीटें आई थी। 2014 में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। वर्तमान में बीजेपी असम, त्रिपुरा में अपने दम पर राज्य सरकार चला रही है, जबकि पार्टी मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल में क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ सत्ता में है। सिर्फ मिजोरम में बीजेपी से इतर जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार है। जाहिर है विपक्ष के लिए पूर्वोत्तर की राह पिछली बार से कुछ कम कठिन नहीं है। वहीं जनसंख्या की विविधता और उसके साथ सीटों की कम संख्या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय दलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को क्षेत्र में अपनी पकड़ को बरकरार रखने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में अलग अलग चरण में चुनाव होंगे। असम में जहां 14 लोकसभा सीटें हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2-2 लोकसभा सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई। वहीं क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला है। असम में एक तरह से बीजेपी का वर्चस्व है, वहीं क्षेत्रीय दल के नाम पर AIUDF ही नजर आती है, जिसने बीते लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल की थी। असम के अलावा दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व नजर आता है। यही वजह है कि बीजेपी ने हवा के बहाव को भांपते हुए 3 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का समर्थन करने का फैसला लिया है। हिमालय में बसी इंसानी बस्तियों में बेहद विविधता है, लिहाजा यहां पर चुनाव के मुद्दे भी बदल जाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने राज्यवार अलग अलग नीति अपनाकर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का रास्ता अपनाया है। वहीं कभी पहाड़ी राज्यों में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा ज्यादातर हिमालयी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल जनता की नब्ज पकड़े हुए हैं। कश्मीर से मिजोरम तक 2400 किलोमीटर लंबे हिमालय की गोद में लोकसभा की 40 सीटें छिपी हुई हैं। दिल्ली की सत्ता हासिल करने की राह में यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। लिहाजा जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, ठंड रहने वाले पहाड़ों में सियासी पारा हाई होता जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस पर, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।